सबसे छोटे माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव से लेके सबसे ऊंचे पेड़ तक हमें लगता है कि हम हर जिंदा चीज को देखते ही पहचान सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर जीवन का अस्तित्व हो, जहां प्लैनेट सिंगल सेल्स की तरह काम करते हों और ब्लैक होल्स पूरे अंतरिक्ष के डीएनए का निर्माण करते हों? क्या ऐसा है कि ब्रह्मांड के रहस्य फिजिक्स में नहीं बल्कि बायोलॉजी में छिपे हैं? क्या हमारा यूनिवर्स जिंदा है? स्पेस, समय और जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। वो क्या चीज है जिससे आप और हम जिंदा हैं? वो क्या चीज है जो किसी पत्थर या रोबोट से हमें अलग करती है? क्या वो हमारे दिल की धड़कन है, या फिर वो विचार जो लगातार हमारे मन में कौंधते रहते हैं, या फिर ये सच्चाई कि हम पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं? अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जिंदगी की यही सच्चाई शायद हमारे अलावा एक और बहुत बड़ी चीज का भी हिस्सा है। क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जीता जागता जीव है? जब मैं छोटा था तब गर्मियों की रातों में अक्सर हवा में टिमटिमाते जुगनुओं को देखने में मुझे बहुत मजा आता था। वो रोशनी के जीते जागते बिंदु थे। उनके पीछे मुझे मिसिसिपी के अंधेरे आसमान में टिमटिमाते सितारे भी नजर आते थे। न जाने क्यों उन्हें देखकर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा हो। किसी ऐसे पूरे के पूरे जीव की कल्पना करना जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाया हो, वो भी अंतरिक्ष के बड़े बड़े खाली हिस्सों समेत, तर्क की बात नहीं लगती। लेकिन इससे पहले कि आप इस आइडिया को मानने से इनकार करें, आपको अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या होता है। सच तो यह है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब है ही नहीं। जीवन क्या है? जीवन की कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जिससे सब सहमत हो। अब जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जिंदा चीज वो होती है जो अपने ही जैसी किसी चीज को जन्म देती हो और वक्त के साथ जिसमें धीरे धीरे बदलाव आता हो। लेकिन इस तरह देखा जाए तो ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल मशीन्स भी हैं जो बिल्कुल अपने ही जैसी चीजों को तैयार करती हैं और वक्त के साथ जिनमें बदलाव आता है। मिसाल के तौर पर कार फैक्ट्रीज में पहले से सेट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बिल्कुल एक सी कारें तैयार की जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आप कुछ हद तक एक तरह की डीएनए इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं जो हम सबके सेल्स में मौजूद हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से कारें भी जिंदा होती हैं। जर्गन स्मिटुबर्ग लुगानो स्विट्जरलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं। उनका गोल है हमारी जिंदगी की परिभाषा को नई ऊंचाइयां देना। उनका ख्याल है कि कुछ रोबोट्स को जिंदा माना जाना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि एक जीव एक से ज्यादा शरीरों में रह सकता है। इन छोटे छोटे रोबोट्स का यह झुंड ठीक उसी तरह काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिस तरह चींटियां अपनी कॉलोनी में काम करती हैं। एक ऐसे अकेले जीव की तरह जिसका पूरा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में बटा है और जिसे हम कह सकते हैं सुपर ऑर्गेनिज्म। सुपर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें अलग अलग चींटियां सुलझा नहीं सकती। ये रोबोट्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें नियमों के मुताबिक प्रोग्राम किया गया है और ये मिलजुल कर ऐसी ऐसी समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें सुलझाना किसी एक अकेले रोबोट के बस की बात नहीं है। चींटियां खाना ढूंढती हैं और फेरोमोन्स यानी एक केमिकल सेक्रीट करके खतरे की मौजूदगी का संकेत देती हैं, जिससे बाकी चींटियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन रोबोट्स केमिकल नहीं, आपस में सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजते हैं। जब भी इनमें से किसी रोबोट के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो अपना रोटेशन एंगल थोड़ा सा बदलकर उससे दूर हो जाता है। और जब भी झुंड के दो रोबोट्स एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो आपस में थोड़ी बहुत जानकारी एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप झुंड के रूप में उन्हें किसी कोने में जमा कर सकते हैं। आप उनसे इस कमरे में यहाँ वहाँ पड़ी चीजों को किसी कोने में खिसकवा कर यहाँ की सफाई भी करवा सकते हैं। तो ऐसे कई आसान से नियम हो सकते हैं जिनसे एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उभर कर सामने आए और जिसके नतीजे भी कमाल के हों। लेकिन अगर ब्रह्मांड जिंदा है
तो यर्गन के मुताबिक वो भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म ही होगा। चींटियों की तरह, किसी ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक कॉलोनी की तरह पूरे अंतरिक्ष में अनगिनत प्रकाश वर्षों तक फैला एक सुपर ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक सुपर ऑर्गेनिज्म आखिर कितना बड़ा हो सकता है? प्रोफेसर जेफरी वेस्ट सेंटा फे इंस्टीट्यूट के एक जाने माने पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं। उनका मानना है कि बड़े बड़े जीव तो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, बल्कि हम में से ज्यादातर लोग तो उनके अंदर ही रहते हैं। मेरे ख्याल से जिंदगी की एक सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसका मतलब है कि ये अनगिनत हिस्सों से बनी हुई है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे मेटाबॉलिज्म में है और जिसके सिस्टम को चलाने के लिए हम एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज हम अपने शहरों में भी देख सकते हैं। जिस तरह एक जीव, जिसमें हम भी शामिल हैं, उसका शरीर सेल्स, बोन्स और ब्लड वेसल से मिलकर बना है, वैसे ही लॉस एंजलिस शहर जैसा एक सुपर ऑर्गेनिज्म लोगों, हाईवेज और बिजली के खंभों से मिलकर बना है। और जैसे कि किसी भी जीव में एनर्जी फ्लो होती है, उसी तरह एक शहर में भी एनर्जी फ्लो होती है। शहरों की कई बातें जीवों जैसी ही होती हैं। उनमें भी जीवों की तरह स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क रहता है। उनमें एक फ्लो होता है। जिस तरह शहरों को चलाने के लिए इंसानों और ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह होते हैं। लॉस एंजलिस की आबादी 1,30,00,000 के आसपास है और मोटे तौर पर देखा जाए तो उसी के हिसाब से यहाँ की सड़कों की लंबाई है, यहाँ का ट्रैफिक है और उसी हिसाब से यहाँ की बाकी चीजें हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से है, जिनमें से कुछ चीजों को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर की इलेक्ट्रिकल लाइंस और वो गैस लाइंस और सुअर लाइंस जो सड़क के नीचे हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये सब चीजें पहले से ही तय करके बनाई गई हैं। जेफरी ने एक मैथमेटिकल सिस्टम तैयार किया है जो पहले से ही ये बता देता है कि किसी जीव के जिंदा रहने के लिए उसके शरीर से कितनी एनर्जी फ्लो करना जरूरी है और किस तरह उससे ही उसे जिंदगी मिलती है। अगर आप मुझे किसी मैमल का साइज बता दें तो मैं आपको आराम से उसका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगा, वो कब तक जिंदा रहेगा और उसके कितने बच्चे होंगे, ये सब बता सकता हूँ। इसके पीछे मैथमेटिक्स है और नेटवर्क्स का फिजिक्स है। जीव जेफरी की नजर में सिर्फ ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनसे होकर एनर्जी गुजरती है, और इसी आधार पर उन्होंने हिसाब लगाया है कि चूहे जितने छोटे से जीव का दिल हर 1 मिनट में 500 बार धड़कना चाहिए, जबकि एक व्हेल का दिल हर 10 सेकंड में सिर्फ 1 बार धड़कता है। एक व्हेल किसी छछूंदर के मुकाबले 10 करोड़ गुना बड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। तो इसके बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यही बात शहरों के बारे में भी कही जा सकती है? जेफरी के कैलकुलेशंस के मुताबिक इस सवाल का जवाब है हाँ। शहर भी अपनी सड़कों और पावर लाइंस के नेटवर्क में ठीक उन्हीं रूल्स के हिसाब से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो जीवों पर लागू होते हैं। और शहर इतने बड़े होते हैं, उनका दिल दिन में सिर्फ 2 बार धड़कता है, आते जाते लोगों की संख्या के हिसाब से। ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टरी है, लॉस एंजलिस के बीचों बीच गुजर रही है, लॉस एंजलिस के दिल से। और वाकई अगर आप अपने इर्द गिर्द ऊपर नजर डालें तो आपको ये शानदार बिल्डिंग्स नजर आएंगी जो हमारे दिल की तरह काम करती हैं, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन का सिंबल है। और इसे आप पंप भी कह सकते हैं, जो इतने सारे ट्रैफिक को पंप करने में मदद करता है। लॉस एंजलिस जैसा शहर एक बहुत ही बड़े आकार का जीव है, लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा, एनर्जी से धीरे धीरे धड़कता हुआ। लेकिन कोई भी शहर अलग थलग जिंदा नहीं रह सकता, हमारी पूरी धरती उनसे भरी पड़ी है। लेकिन इस आकार के भी अलग अलग पैमाने हैं, जैसे कि शहर के पैमाने से लेकर एक पूरे देश का पैमाना और देश से लेकर एक प्लैनेट का पैमाना। जेफरी वेस्ट जिंदगी को अलग अलग पैमानों पर देखना सीख चुके हैं। जब जिंदा चीजें एक साथ आती हैं, तो चाहे वो चींटियां हो, इंसान हो या फिर बड़े बड़े शहर हों, तो उनसे मिलकर जो चीज पैदा होती है वो अपने आप में एक तरह के जीवन का रूप ले लेती है।
लेकिन क्या ये विचार हमारे प्लेनेट की बाउंड्रीज से बाहर भी जा सकता है? क्या एक सुपर ऑर्गेनिज्म सिर्फ पर्वतों और समुद्रों को ही नहीं बल्कि बाहर फैले विशाल अंतरिक्ष के बड़े बड़े हिस्सों को भी अपने भीतर समेट सकता है? एक फिजिसिस्ट के मुताबिक ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और उनका मानना है कि वो ब्रह्मांड के दिल की धड़कन का पता लगा चुके हैं।